मेरे भाई नमस्कार सभी को। आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। आपने ये जीएस का मॉक टेस्ट दिया होगा। चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते थे। आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गांधी जी। यानी कि बात कर रहा है महात्मा गांधी जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। देखेंगे क्या क्या बात कर रहा है। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा माखन जी एट द एज ऑफ 13 वर्ष। बिल्कुल सही कहा भैया। गांधी जी की शादी, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था और कस्तूरबा भी 13 वर्ष की थी। ठीक है, 1883 में गांधी जी की शादी हो गई थी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 46 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। 45 साल कुछ महीने के गांधी जी थे जब गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को क्योंकि गांधी जी आए थे, इसी वजह से 9 जनवरी को ही एनआरआई डे यानी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, दोनों सही है। ये वाला भी सही है, ये भी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले ही वो व्यक्ति हैं, जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आ गए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था कि भैया अभी कुछ ज्यादा मत करना, पहले भारत का भ्रमण करो, जानो इस चीज को, तब जाकर के अपनी स्टेप्स को आगे बढ़ाना। तो आपसे ये भी पूछता है कि गांधी जी ने किसके कहने पर 1 साल तक भारत भ्रमण किया था। वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले इज अज्यूम्ड टू बी द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात। ओ हो, ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, आज का जो अहमदाबाद है गुजरात है वहां पर। लेकिन मेरे भाई ये साबरमती आश्रम की स्थापना 1918 में नहीं, 1917 में करी थी। गांधी जी जब भारत आए थे उसके बाद भारत भ्रमण करने लगे थे, तो इनको भारत में रहने के लिए आश्रम चाहिए था। इनका साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था उसका नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम। जब गांधी जी भारत में आ गए तो यहां पर इन्होंने आश्रम की अपने की नींव तो रख दी साबरमती में, लेकिन जब तक आश्रम बन रहा था तब तक गांधी जी शांति निकेतन में रहे थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम था। और जब वहां से अपने आश्रम में आए थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की बाद में चल करके जो उपाधि दी थी। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो साबरमती आश्रम है ये 1917 में बनाया गया था और इसी में हृदय कुंज जो जगह है और वहीं पर गांधी जी रहा, उन्हीं का जो है कुटिया, मतलब कह लीजिए गांधी जी जिस जगह पर रहते थे उसको हृदय कुंज कहा जाता है। तो आंसर तो यही हो गया, 1918 नहीं 1917 होगा यहाँ पर सही। और 1917 में ही गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। अगला देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी। भैया लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख है कहीं? हाँ ये तो रहा, गोपाल हरि देशमुख, इन्हें कहा जाता है लोक हितवादी। बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें, ज्योतिबा फुले, भैया एक सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बहुत बड़ा रोल है आपका विडो रिमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह में। महादेव गोविंद रानाडे, ये एक इंडियन जज भी थे भैया, तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द आर्कियोलॉजिकल साइट देमाबाद ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ देमाबाद। भाई आप ये बताइए कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? आप देखोगे तो कुछ ऐसे फैला हुआ था, नॉर्थ में सबसे ऊपर फैला हुआ था ये मांडा तक। मांडा कहां पर पड़ता है भैया? जे एंड के में। मांडा कहां पड़ता है? जे एंड के में। ईस्ट में फैला हुआ था आलमगीरपुर तक। कहां तक? आलमगीरपुर, जो कि पड़ता है यूपी में, मेरठ के पास पड़ता है आलमगीरपुर यूपी में। इसके अलावा साउथ में, मतलब एक्चुअल में ये थोड़ा सा इधर बना दिया है, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, हाँ 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 हाँ, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पहुंच जाएगा। ये क्या करेगा ये, अरे भाई भाई एक सेकंड, ये पहुंच जाएगा इस रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में। और महाराष्ट्र वाले रीजन में यहीं पर पड़ता था दैमाबाद। क्या पड़ता था? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहां पर वेस्ट में बात करें पाकिस्तान वाली रीजन में, तो यहां पर पड़ता था सुतका गेंडोर। कौन सी जगह? सुतका गेंडोर। तो आपसे पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है कहां से कहां तक था? नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर तक, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र, और वेस्ट में था ये सुतका गेंडोर तक। आपसे कई बार इनके पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे था, तो मांडा है चेनाब नदी के किनारे। कौन सी के? चेनाब के। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? हिंडौन के। दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर है दश्क रिवर के किनारे, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, दश्क रिवर।
दश्क रिवर के किनारे। और जो सुतका गेंडोर है मेरे भाई, ये कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कई बार ये बातें पूछी गई हैं आपसे। आ जाइए, तो आंसर कर दीजिए, प्रवरा रिवर इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल साइट जो दैमाबाद है महाराष्ट्र वाली, वो पूछी गई है, और वो पड़ती है आपकी प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। ओहो, अगला वाला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप सच सच बताना दिल पे हाथ रख के कि बहुत सारे बच्चे इसी में फंसे होंगे, और ये तो आपने मॉक टेस्ट दे रखा होगा। तो आ जाइए फटाफट से पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन क्लासिकल डांस इज इनकरेक्ट? इस बात पर खास ध्यान दिया करो कि यहां पर करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। आपसे कह रहा है कि कथक इज अ प्रोमिनेंट डांस फ्रॉम यूपी। मैंने कैसे कथक काहे थक गया, यूपी में आके भी काहे थक गया, तो ये वाला सही है, यूपी का है। नोन फॉर इट्स इंटरफेरेंस फुटवर्क एंड स्टोरी टेलिंग थ्रू माइन एंड गेस्चर्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें स्टोरी टेलिंग होती है। दूसरा कह रहा है कि भारतनाट्यम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तमिलनाडु। भारतनाट्यम एनटी मतलब टीएन, तमिलनाडु, ऐसे याद करवाया था ना, एनटी मतलब टीएन, तमिलनाडु नाट्यम is a characterized by graceful movements, expressive facial expression चेहरे के expressions होते हैं, and use of mudras, hand gestures, है ना, इसमें आपका जो है मुद्राओं के, हाथों के इशारे का भी उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ओडिशी उड़ीसा का एक नृत्य है जिसमें कलाबाज मुद्राओं नृत्यों के माध्यम से कहानी और कहने एवं एक विशिष्ट संगीत शैली का अनूठा संयोजन है। ठीक है भैया, ये भी सही है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी का क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी यार सारे ही सही हैं क्या? देखना आगे क्या है। इज नोन फॉर इट्स फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स। ना 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 भैया, ये क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी तेज गति वाली गतिविधियों के लिए, कलाबाजी के लिए ना भैया, तेज गति वाली गतिविधियों के लिए नहीं होता, ये तो बेसिकली जाना जाता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, भावपूर्ण माध्यम से स्टोरी टेलिंग को डेडिकेटेड है, ये स्टोरी टेलिंग इसमें की जाती है। तो ये वाला गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यहां तक सही है, लेकिन इसका जो सेकंड फेज है, सेकंड पार्ट है, ये आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हो कितनी गहराई में क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हो सकता है कि आपसे गलत हो जाएं, इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है मेरे भाई। अगला कह रहा है आपसे पांचवा प्रश्न, क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। वॉट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? निम्न में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र को वाद्य यंत्रों का राजा कहा जाता है? वाद्य यंत्रों का राजा, पाइप वाला है पियानो, कौन सा होता है? पियानो जो होता है ना, उसको कहा जाता है वाद्य यंत्रों का राजा। अगला है, ये तो छोटा सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स डायरेक्टेड बाय द सत्यजीत रे इज बेस्ड ऑन द स्टोरी नस्तानीर रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नास्ता नीर पर आधारित है? भैया बताओ जरा, रविन्द्रनाथ के द्वारा लिखी गई कहानी नास्ता नीर पर आधारित फिल्म का नाम है चारुलता। कौन सी लता? ये चारुलता है। कौन सी लता है? चारू। Who is credited with the invention of printing press? प्रिंटिंग प्रेस, भैया विलियम कैक्सटन जो है ना, इन्होंने प्रेस तो किया था, लेकिन पहली बार इंग्लिश में किया था। लियोनार्डो दा विंची तो है ही नहीं खैर, और जोन्स केपलर ये तो शायद एक एस्ट्रोनॉमर थे, तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर आंसर क्या हो गया? जोन्स गुटेनबर्ग। और अच्छा, गुटेनबर्ग तो एक डिस्कंटिन्यूटी भी है जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। आ जाओ, आठवां प्रश्न देखो। व्हाट इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में जो है जाने वाली मेन रिवर का नाम बताइए भाई, मेन रिवर का नाम बताइए फटाफट से, कौन कौन बताएगा जल्दी से? इंडस तो हो नहीं सकती है, जल्दी से बताओ। इंडस जो है फ्लो करती है, लेकिन मेन रिवर ऊपर की साइड से निकल जाती है लद्दाख और उससे पाकिस्तान में मेन रिवर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नुब्रा की, नुब्रा तो एक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा क्या है? नुब्रा तो मेरे भाई एक ट्रिब्यूटरी है, ये तो कैसे ही होगी। इसके अलावा बात करें चेनाब की, तो चेनाब गुजरती है लेकिन मेन रिवर नहीं है। लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है मेरे भाई? लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है झेलम को। किसको कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर झेलम को कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नागर स्टाइल टेम्पल्स। नागर स्टाइल जो टेम्पल्स होते हैं,
जो नागर शैली वाले मंदिर होते हैं उनके बारे, नागर शैली वाले मंदिर आपको देखा है, जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है तब जाकर के बनाए जाते हैं, उन्हीं को नागर शैली वाले मंदिर कहा जाता है। दीज टेम्पल्स हैव एलेबोरेट बाउंड्री, बाउंड्री तो होती नहीं भाई, बाउंड्री वॉल्स एंड गेटवेज बिल्कुल गलत है, पहला वाला गलत हो गया भाई, बाउंड्री नहीं होती, एलिवेटेड पार्ट होता है और उसके ऊपर ये बनाए जाते हैं, बाकी फिर ये ओपन होते हैं, ओपन होते हैं, इनकी बाउंड्री नहीं होती है, तो पहला तो गलत हो गया, जहां पहला गलत हो गया तो सी भी नहीं हो सकता आंसर, और सी के साथ साथ आंसर ए भी नहीं हो सकता, अब या तो बी होगा या तो डी होगा। दूसरा देखो, द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, बिल्कुल मंदिर का जो टॉलेस्ट टावर होगा उसी के नीचे क्या होता है, गर्भगृह होता है, ये तो सबने देखा होगा, अगर आप मंदिर गए भी और सुना भी है गर्भगृह के बारे में, तो ये वाला तो सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट भैया सेकंड वाला सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बॉय सही चला जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के ऑथर सबसे पहले देखा है अरविंदो, सर अरविंदो। अब देखो बुक्स एंड ऑथर्स की मैंने इतनी प्यारी प्यारी क्लासेस ले रखी हैं, आपको मिल जाएंगी, डालोगे तो यूट्यूब पर इतनी क्लासेस ले रखी है, आप वहां से देख लीजिए, कोई भी किताब आपकी गलत नहीं जाने वाली है। लास्ट टाइम पे सीजीएल के लिए मैंने आपका जो है स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, बुक्स एंड ऑथर, उसमें भी इतने प्यार से करा रखा था, लगभग 22 लाख बच्चों ने उस क्लास को देखा है और इतना प्यार दिया है, तो मैंने उसमें सारे बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत प्यार से करवा रखे हैं, आप देख सकते हो, डालना तो मिल जाएगी। सर अरविंदो ये हो गए आपका। इसका जैसे महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी की फेमस किताब आपको पता है ऑटोबायोग्राफी कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। अब अबुल फजल ने कौन सी लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द कॉपन्स स्कीम, कॉपन्स स्कीम के अनुसार विच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, हाँ क्या बात कर रहा है, ये तो क्लाइमेट के बहुत सारे टाइप है, पूरा का पूरा डिटेल में है, तो आप इसको जो है डिटेल में देख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप डाल करके देखना, तो यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो पूरी टेबल बना करके मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, ये तो बी एस एच डब्ल्यू, कौन सा है, बी एस एच डब्ल्यू है। देखिए अगर हम बाकी वाले की बात करते हैं, जैसे सी डब्ल्यू जी है, ये वार्म टेम्परेट विद ड्राई विंटर को रिप्रेजेंट करता है, ए एस ओ सवाना टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और डी एफ सी किसको, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका मेनली पर्पस पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन है और ये क्या है, ये अर्थ है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वजह से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, क्या हो गया, जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करके ये ऐसे पहुंच जाती हैं, कैसे पहुंच जाती हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे 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 और ऐसे, ये सोलर फ्लेयर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण। टू जनरेट टाइड्स, यार समुद्र में टाइड तुम्हें लगता है किसकी वजह से आते हैं, मून की वजह से, भैया जो टाइड है, टाइड किसकी वजह से आएंगे, टाइड तो मून की वजह से आएंगे, जो मून की ग्रेविटेशन है उसकी वजह से आते हैं। प्रोवाइडिंग एन एनर्जी सोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ, अच्छा भाई सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से समुद्र में ज्वार का उत्पन्न होना, ये सेम हो गया भैया, ये हिंदी में गलत है, यही वाला हिंदी में आ गया, कोई बात नहीं। प्रोवाइडिंग एनर्जी सोर्स फॉर लाइफ, एनर्जी सोर्स देता है कि लाइफ के लिए, ऐसा तो नहीं है। प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन, बिल्कुल सही, सोलर विंड जो आती है फिर वो ऐसे पोल्स की तरफ चली जाती है, तो ये इससे प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग अर्थ क्लाइमेट, यार अर्थ का क्लाइमेट इस पर डिपेंड करेगा या एटमोस्फेयर पर डिपेंड करेगा, ओशंस पर डिपेंड करेगा, इस पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है क्लाइमेट। नेक्स्ट, मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा, है ना, सुनिएगा जरा, मोहम्मद इकबाल फेमस वर्क सारे जहां से अच्छा वाज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस का, भारत की आज़ादी का स्ट्रगल था, भारत की जब आज़ादी थी, अंग्रेजों से हमें आज़ाद होना था, उस समय मोहम्मद इकबाल जो फेमस पोइट हैं, जिन्होंने गाना गाया था सारे जहां से अच्छा, आपसे ये कह रहा है हिंदुस्तां हमारा हमारा हमारा, इनको पोइट लॉरेट ऑफ एशिया कहा गया है, किसके द्वारा, देखिए पोइट लॉरेट ऑफ एशिया कहा गया है किसके द्वारा, यहां बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा वो हो रहा होगा, देखो इनको प्रेज करने वाले दो व्यक्ति हो गए, एक सरोजनी नायडू और एक रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या कहा, एक सरोजनी नायडू और एक रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों हो गए, अब इन दोनों में से होगा, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को छोड़ दीजिए, अब इनमें से हम आंसर क्या करें, तो यहां पर पोइट लॉरेट की जब बात आएगी तो हम आंसर क्या कर देंगे, सरोजनी नायडू, इसके अलावा प्रेज तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया था, मतलब तारीफ प्रशंसा इन्होंने भी की थी, लेकिन लॉरेट की जब हम बात करते हैं तो वो कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला देखेंगे मेरे भाई क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा है कि मैया सम्मान योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज, मैया सम्मान योजना हाल फिलहाल में न्यूज में थी, इज एन
इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच ऑफ मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान झारखंड। भैया ये कहाँ पर थी? झारखंड में। देख रहे हो योजनाओं के क्वेश्चन। मैं आपसे कहता हूँ ना कि जब मैं लास्ट टाइम पर रिवीजन करवाता हूँ ना पेपर से पहले, जो करंट अफेयर की मैराथन में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के टू द पॉइंट फिर आपको मिलते हैं। स्कीम्स वाला क्वेश्चन यार अक्सर दिख ही जाता है हर शिफ्ट में एक आजकल। अल नगाह एंड नसीम अल बहार, अल नगाह नजाह और नसीम अल बहार एक्स, ये तो इंडिया ओमान के बीच में होती है मेरे भाई। किसके बीच में होती है? इंडिया ओमान के। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सारी एक्सरसाइज करवाई है, यश रावत जीएस टेली जो यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, एक्सरसाइज करवाई है रात को 8 बजे वाली क्लास में। उसमें जितनी भी 2023, 24 और 25, क्या कहा 2023, क्योंकि आजकल लेटेस्ट वाली ही आती है, तो 2023, 24, 25 में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, किस किस देश के साथ हुई है, कहां पर एक्सरसाइज हुई है और उनकी स्पेशल बात क्या है, सारी करवा रखी है। स्टैटिक जीके के नाम से उसमें जो रात 8 बजे क्लास चलती है, उसमें से आप देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, ठीक है। यश रावत जीएस यूट्यूब चैनल पे आ जाइए मेरे भाई। ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओमान के बीच साथ होती है। अगला देखेंगे आर्टिकल 44। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया आपसे कितनी बार आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए जो पार्ट नंबर 4 है ये भैया आपका डीपीएसपी से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। क्या कहते हैं डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्शन देते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को पॉलिसी बनाते समय कि हे राज्य जब कभी भी तुम पॉलिसी बनाओ हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना। हे राज्य जब कभी भी तुम पॉलिसी बनाओ हमारा ध्यान रखना, अगर तुम हमें लागू करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देंगे। ये कहते हैं मेरे भाई डीपीएसपी। ये 36 से 51 है, इसी वजह से बी आर अम्बेडकर साहब ने इनको नोवल फीचर कहा है। तो डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है? बी आर अम्बेडकर साहब ने नोवल फीचर कहा है, नोवल फीचर कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डीपीएसपी हैं ये कहते तो हैं लेकिन राज्य अपने ऊपर डिपेंड करेगा, जरूर जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते। पता लगा बिहार ने और गुजरात ने मदरा बैन कर दिया, आप सभी राज्यों से कह रहे, कोई राज्य कैपेबल होगा तो लागू करेगा, जबरदस्ती लागू नहीं करा जा सकते। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। दैट्स वाई दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिएबल, और डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 37 में, ठीक है मेरे भाई, 37 में। डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 में है। अब इन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44, ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनके रिलीजियस कोड भी अगर समान हो जाए तो उसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है, जो कि आपका आर्टिकल 44 में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये रहा। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ये कई सारे आर्टिकल्स में वैसे तो, लेकिन पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट पूछोगे तो फिर आपको जो है ये आर्टिकल नंबर 34 में देखने को मिल जाएगा, 34 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ विलेज पंचायत, ये आपको आर्टिकल नंबर 40 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री, देखो कल्चरल हेरिटेज, इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी को देख रेख करना, रख रखाव करना, आर्टिकल 49 है जो डीपीएसपी का है। और कल्चरल हेरिटेज का हमको भी सम्मान करना चाहिए, हमको भी वहां गंदगी नहीं फैलानी है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है आर्टिकल 51A के तहत। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एक तो है गोवा और दूसरा है उत्तराखंड। इसके अलावा और किसी राज्य में लागू नहीं है। गोवा और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अगला देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। देखिए यूपीएससी और जो एसपीएससी है इसकी बात कर रहा है, यूपीएससी और एसपीएससी की बात कर रहा है। ये आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। द एसपीएससी इज गवर्न अंडर पार्ट 14, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द चेयरपर्सन ऑफ एसपीएससी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ना भैया ना, ये गलत हो गया है। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी है इसके चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। और जो एसपीएससी है इसके चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर, क्योंकि ये राज्य के लिए राज्य लेवल पर काम करती है। एसपीएससी क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पर्सन्स को गवर्नर नियुक्त करेगा, और जो सेंटर का है, यूनियन का है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो दूसरा वाला हो गया गलत, और जहां दूसरा गलत हो गया तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता। देख रहे हो, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, या तो 1 होगा या 1 और 3 होगा।
द मैक्सिमम टर्म ऑफ चेयरपर्सन इज 6 years और अंटिल द एज ऑफ 62 years विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही बात है कि जो इनका मैक्सिमम कार्यकाल है वो राज्य लेवल पर या तो 6 साल या तो 62 साल। अगर आप मान लीजिए 50 साल की उम्र में एसपीएससी के सदस्य बन गए तो कितने साल तक रहोगे? 6 साल तक। लेकिन अगर बने ही 58 साल में हो तो फिर जब तक आप 62 साल के नहीं हो सकते, आपका कार्यकाल 4 साल का हो गया। मतलब चाहे तो आपके 6 साल पूरे हो जाए तो आप रिटायर हो जाओगे, या फिर आपकी उम्र 62 साल होगी तो रिटायर हो जाओगे। ये होता है एसपीएससी में। यहीं अगर हम यूपीएससी में जाते सेंट्रल लेवल पे तो वहां क्या होता है, या तो 6 साल पूरे हो जाए या 65 साल। तो कार्यकाल तो दोनों में 6 साल है, चाहे एसपीएससी चाहे यूपीएससी। लेकिन जो रिटायरमेंट एज है एसपीएससी में 62 साल होती है और यूपीएससी में 65 साल होती है। तो ये वाला भैया आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही और ये भी सही। इसका मतलब 1 एंड 3 हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके बाद 18वां आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग has been appointed as a new chairman of Indian Space Research Organization succeeded as सोमनाथ। मेरे भाई पहले के सिवान थे, के सिवान थे कब से कब तक? 2018 से लेकर के 2022 तक। इसके बाद आ गए एस सोमनाथ। कौन आ गए? एस सोमनाथ। कब आ गए? 2022 से लेकर के 2025, जनवरी 2025 तक। और जनवरी 2025 में कौन आ गए? वी नारायण। कौन आ गए? वी नारायण। जनवरी जनवरी 14 जनवरी 2025 शायद से एग्जैक्ट डेट है, लेकिन जनवरी 2025 के बाद से एंड सो ऑन, तो ये आ चुके हैं। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? वी नारायण हो जाएगा। किसके? इसरो के, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की अगर आपसे स्थापना पूछे तो कब हुई थी मेरे भाई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर पूछे इसके हेडक्वार्टर तो वो कहां पर है? बेंगलुरु में। और इसी वजह से जो बेंगलुरु है उसी को तो स्पेस सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को ही तो स्पेस सिटी कहा जाता है। चलिए भाई, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बॉय। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, देखेंगे देखेंगे, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 19। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अलावा, देखो कहीं पर भी आप इंडस्ट्री वगैरह लगाओगे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, मतलब और कौन सी चीज है जो इसमें मैटर करती है? भैया रॉ मटेरियल भी हो गया और लोकेशन भी हो गई, तो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मैन पावर भी तो चाहिए। तो वाटर इनपुट्स, देखो जिस इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है उसमें तो वाटर इनपुट जो है बड़ा रोल प्ले करेगा। ट्रांसपोर्ट एंड बायो एनर्जी, हाँ ये हो सकता है, परिवहन तो चाहिए ही चाहिए सब में। बाकी मैन पावर तो चाहिए। भाई मैन पावर ही नहीं होगा तो बनाया कैसे जाएगा, है ना। बनाया कैसे जाएगा, तो मैन पावर भी चाहिए। इसके साथ साथ एनर्जी लेके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी वो इंडस्ट्री, कोल से चलेगी वगैरह वगैरह, तो जो भी है वो भी चाहिए। तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज, मतलब शहरों में किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? जैसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। अब पर्टिकुलरली शहरों में हो आपको ऐसा चाहिए, लेकिन शहरों की अगर मैं बात करूं आपसे तो शहरों में बेसिकली जो मेन बेरोजगारी है वो कौन सी है कि युवा पढ़ लेता है, किसी ने बीएड कर ली, बीटेक कर ली, कॉलेज कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब उनको उस प्रकार की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, समझ रहे हो। तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं इसको, जो है बेसिकली शहरों में आपको देखने को मिलता है। ओपन तो दोनों जगह देखने को मिलता है, सीजनल भी भैया देखने को मिलता है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसमें खेत का काम हो गया, फिर क्या अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर जब काम होगा तब शुरू हो जाएगा। जैसे टूरिज्म है ना, पहाड़ों में गए आप, जो है जब बर्फबारी होती है तब भी कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, या फिर गर्मियों में घूमने के लिए आते हैं, बीच बीच में फिर वहां पर लोग नहीं आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताइए भाई, ऑरिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एनिमल का कौन सा होता है? मुझे जहां तक लग रहा है एनिमल का जूलॉजी होता है। एनिमल का कौन सा होता है? जूलॉजी। चलो आपको होमवर्क देंगे एक, जूलॉजी। फ्लावर का कौन सा होता है? बॉटनी। बॉटनी फ्लावर से संबंधित है। इंसेक्ट से संबंधित क्या? एंटेमोलॉजी। अरे इसमें थोड़ी दे रहे हैं, अगले में देंगे। एंटेमोलॉजी। तो आंसर क्या हो गया? और ऑनिरोलॉजी किससे संबंधित है? ड्रीम्स से। ऑरिनोलॉजी किससे संबंधित है मेरे भाई? ड्रीम्स से। तो ड्रीम्स का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? ऑरिमोलॉजी कहा जाता है, ऑरिनोलॉजी, ओनिरोलॉजी।
नेक्स्ट, स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर फॉर्म्स ऑफ, स्टार एंड शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये तो। एंड स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च आलू में मिलता है खूब, तो स्टार्च और शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। फैट क्या है? फैट एनर्जी देता है। कहते हैं ना कि फैट होगा तो एनर्जी मिलेगी, और फिर व्रत व्रत रखते हो तो वो जो बॉडी का फैट है वो बर्न होने लगता है जब आप खाना नहीं खाते, तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, कहाँ से लेगा जब आप खाना खाएंगे नहीं, है ना? तो फिर बॉडी को एनर्जी चाहिए कहाँ से आएगी? फैट से। वाइटामिन क्या है? ये तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगला क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन? सन की फोटोग्राफी के लिए गैल्वेनोमीटर तो होगा नहीं, तो पोटेंशियोमीटर भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो जाएगा। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, हाँ ये तो रहा स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। तो सन की फोटोग्राफी के लिए कौन सा यूज होता है? स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो 1837 टाइम्स। और अल्फा पार्टिकल आर ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल? नहीं। नेगेटिवली चार्ज? नहीं। जस्ट लाइक हीलियम, हाँ हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होते हैं ये, तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होते हैं। ये होते हैं 25 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों में मजा आया होगा, और मॉक टेस्ट वाली जो ये सीरीज चल रही है इसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, और धीरे धीरे आपका स्कोर बूस्ट होगा। देखिए, किसी भी समय किसी भी काम को करने में थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है, उसी पेशेंस को आपको बनाए रखना होगा। किसी ने कहा चिड़िया से कि तूने ये घोंसला कैसे बनाया, तो उसने क्या कहा कि भैया तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है, तब जा करके घोंसला बनता है। तो बार बार सतत प्रयास हमको करने पड़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भैया रस्सी भी बार बार जब कुएं के पत्थर पर सिल पर आती जाती रहती है तो वो उसको भी घिस देती है। तो जरूरी क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारी गलतियां अगर हमें दूर करनी है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। लगातार आप मॉक टेस्ट देते रहिए, हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, बेहतरीन सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, नमस्कार मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।